नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली न्यूज एनालिसिस में। दिस वीडियो सीरीज इज प्रेजेंटेड टू यू बाय एथिक आईएएस। इस वीडियो सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स जो आपके यूपीएससी और स्टेट एग्जामिनेशंस के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। आज है 27 सितंबर 2022 और आज हम करेंगे इन तीन न्यूज़ को कवर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नाविक के बारे में जो हमारे जीएस के थर्ड पेपर से संबंधित है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक है और प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा हम पढ़ेंगे अटॉर्नी जनरल के बारे में और अटॉर्नी जनरल का टॉपिक अभी रिसेंट न्यूज़ में किन कारणों से अभी ये न्यूज़ में है, ये जीएस के सेकंड पेपर से संबंधित है, पॉलिटी का टॉपिक है, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा हम पढ़ेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंस के बारे में जो आर्टिकल 145 से संबंधित है, जीएस के सेकंड पेपर से रिलेटेड है, पॉलिटी का टॉपिक है और प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपने करंट अफेयर का सेक्शन कंप्लीट कर सके। अब बात करते हैं अपनी पहली न्यूज़ के बारे में। तो देखिए, भारत ने एक होम ग्रोन अल्टरनेटिव बनाया है जीपीएस नेविगेशन सिस्टम का जिसका नाम है नाविक। और अब इंडियन गवर्नमेंट जो है वो स्मार्टफोन मेकर्स को पुश कर रही है कि वो नाविक जो नेविगेशन सिस्टम है उसका सपोर्ट एनेबल करे जो नए डिवाइसेस कंट्री के अंदर बेचे जा रहे हैं अगले साल से। अब ये जो मूव है इसके लिए इंडस्ट्री थोड़ी नाराज है। उनका कहना है कि इससे एक तो हमें एडिशनल कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, दूसरा इतना कम टाइम फ्रेम दिया गया है इसको एनेबल करने के लिए नए स्मार्टफोन्स के अंदर कि ये उनके लिए एक चैलेंज बन गया है। अब जान लेते हैं सबसे पहले कि जो नाविक है जिसके लिए गवर्नमेंट पुश कर रही है वो बेसिकली है क्या। देखिए, ये है नाविक जिसका मतलब है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। ये एक इंडिपेंडेंट भारत में बनाया गया नेविगेशन सिस्टम है जो डेवलप किया है इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने। अब आप सोच रहे होंगे क्योंकि ये मेक इन इंडिया है तो हो सकता है ये भी नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया हो। जी नहीं, इसे अप्रूव किया गया था 2006 में एट द कॉस्ट ऑफ $174 मिलियन और एक्सपेक्टेड था कि लेट 2011 तक इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा, लेकिन किन्हीं कारणवश ये ऑपरेशनल हुआ 2018 में। अब जो नाविक है इसके अंदर बेसिकली 8 सैटेलाइट हैं जो भारत के लैंडमार्क्स को कवर करती हैं और सिर्फ भारत के ही लैंडमार्क्स को नहीं, भारत की बाउंड्री के बाद 1500 किलोमीटर तक के दायरे को ये कवर करती हैं। करंटली नाविक का जो यूज़ है वो बहुत लिमिटेड है, इसे सिर्फ भारत के अंदर यूज़ के लिए एनेबल किया जा रहा है। वर्ल्ड वाइड के लिए इसे बाद में लॉन्च किया जाएगा। अभी कोशिश की जा रही है कि जितने भी स्मार्टफोन्स इंडिया के अंदर बेचे जा रहे हैं या आने वाले हैं अगले साल, उनके अंदर नाविक का जो सपोर्ट है वो एनेबल्ड रहे और गवर्नमेंट इसके लिए पुश कर रही है। इसी वजह से ये अभी न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा चर्चित हुआ है। अब अगर हम नाविक को जीपीएस से कंपेयर करें तो क्या ये इतना इफेक्टिव हो पाएगा? तो देखिए, गवर्नमेंट का कहना है कि नाविक का जो एक मेन जितना एक्यूरेट जीपीएस है किसी चीज की पोजीशन को बताने के लिए, नाविक भी उतना ही एक्यूरेट है। अब इसके अंदर जो मेन डिफरेंस है वो है इसके सर्विसेबल एरिया का। देखिए, जीपीएस जो है वो उसके अंदर कैटर सिर्फ 2 सैटेलाइट्स हैं जो देखिए इसके अंदर जो बेसिकली सैटेलाइट्स हैं, 2 सैटेलाइट्स नहीं है, इसकी जो सैटेलाइट्स हैं वो एक दिन में पूरी पृथ्वी का 2 बार चक्कर लगाती हैं। लेकिन नाविक की जो सैटेलाइट्स हैं वो सिर्फ इंडिया पर ही फोकस्ड हैं और करंटली वो इस एरिया पर ही काम कर रही हैं और यहां पर बराबर निगाह रखे हुए हैं। तो जो नेविगेशन सैटेलाइट है जीपीएस के मुकाबले ये आपको ज़्यादा सटीक जानकारी दे सकता है। अब इंडिया ने 2021 के अंदर जो सैटेलाइट नेविगेशन ड्राफ्ट पॉलिसी बनाई थी उसके अंदर गवर्नमेंट ने कहा था कि हम काम कर रहे हैं कि जो भारत के अंदर नाविक की जो देखिए जिस तरीके से इनकी जो सिग्नल्स की बात है और जिसकी जो अवेलेबिलिटी है इसको एक्सपेंड करने पर हम काम कर रहे हैं, जिसके अंदर हम रीजनल से इस नाविक सिस्टम को ग्लोबल पर लेकर जाएंगे। जिस तरीके से जीपीएस हर कंट्री के अंदर काम करता है, हम नाविक को भी एनेबल करेंगे कि ये सिर्फ भारत में ही नहीं और उसके जो आसपास के एरियाज हैं उनके अंदर ही नहीं, पूरी वर्ल्ड के अंदर जीपीएस का एक अल्टरनेटिव बनकर काम करे। और मैंने आपको बताया कि ये इतना ही एक्यूरेट है जितना कि जीपीएस है, ये कहना है हमारी इंडियन गवर्नमेंट का। अब देखिए, नाविक के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है ये ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि नाविक एक तो सपोर्ट करता है जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, ये उन्हें भी जीपीएस के जो लोकेशंस है रिलेटेड वो भी प्रोवाइड करवाएगा, जैसे भूटान हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया। अब क्योंकि नेबरीज कंट्रीज़ के लिए हम ये एज अ फेवर कर रहे हैं तो हम नेबरिंग कंट्रीज़ को भी इसकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करवाएंगे।
ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये इंडिया का एक स्टैंड अलोन नेविगेशन सैटेलाइट है जो सिर्फ भारत के लिए बनाया गया है और भारत में ही बनाया गया है। अब बात करते हैं दूसरी न्यूज़ के बारे में। तो देखिए, अभी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के जो फंक्शंस हैं वो काफ़ी चर्चित हुए हैं। उसका कारण क्या रहा है कि गवर्नमेंट ने अभी जो हमारे फिलहाल अटॉर्नी जनरल है जिनका नाम है के वेणुगोपाल जी, इनका जो टेन्योर है वो 30 सितंबर को ख़त्म होने वाला है क्योंकि अब इनकी उम्र हो गई है 91 ईयर्स और अब तक इन्हें 3 बार एक्सटेंशन दिया जा चुका है। लेकिन अब वेणुगोपाल जी का कहना है कि देखिए, अब मैं ये जिम्मेदारी आगे कन्वे नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरी जो एज है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी को संभालना मेरे बस की नहीं रहा। तो गवर्नमेंट को अब नया एक अटॉर्नी जनरल चाहिए था। तो गवर्नमेंट ने मुकुल रोहतगी जो एक सीनियर एडवोकेट हैं उन्हें कांटेक्ट किया। उन्हें कहा गया कि आप अटॉर्नी जनरल का जो पद है उसको स्वीकार कीजिए। तो पहले तो इन्होंने हाँ कर दिया कि ठीक है, हम अटॉर्नी जनरल बन जाएंगे। लेकिन इन्होंने कहा है कि सेकंड थॉट करते हुए, दोबारा विचार करते हुए इन्होंने इस ऑफर को डिक्लाइन कर दिया है, गवर्नमेंट के ऑफर को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने के लिए। इसीलिए ये न्यूज़ अभी जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है और इसके बारे में इम्पोर्टेंट हो जाता है जानना कि इसके फंक्शंस क्या हैं, ये किस तरीके से काम करता है, कौन अपॉइंट करता है। ये सब चीज़ें खासकर हमारे जो स्टेट एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। अब जैसे हम जानते हैं कि जो के वेणुगोपाल जी हैं उनका टेन्योर 30 सितंबर को ख़त्म हो जाएगा। तो ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि किसी ना किसी को वो अटॉर्नी जनरल बनाएंगे ही बनाएंगे। अब अटॉर्नी जनरल जो है वो बेसिकली कौन होता है और वो क्या करता है। देखिए, अटॉर्नी जनरल को भारत का, इंडिया का पहला लॉ ऑफिसर कहा जाता है जिसे हम इंडियाज फर्स्ट लॉ ऑफिसर कहते हैं। इसके पास ऑडियंस एक राइट होता है कि भारत के किसी भी कोर्ट के अंदर जाकर ये दलील दे सकता है, अपनी बात रख सकता है। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अटॉर्नी जनरल की जो पोस्ट है वो एक स्पेशल फुटिंग्स पर बनाई गई है। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि इन्हें अपॉइंट कर लाया जाता है। अटॉर्नी जनरल को चुनते हैं हमारे जो प्रेसिडेंट्स हैं या हमारी जो सरकार है वो इन्हें चुनती है, प्रेसिडेंट इन्हें अपॉइंट करते हैं। अब देखिए, इनके किस आर्टिकल के अंदर इनके बारे में दिया हुआ है। आर्टिकल 70 के अंदर रिप्रेजेंट किया गया है कि अटॉर्नी जनरल की क्या अधिकार होंगे, अटॉर्नी जनरल कौन होगा, इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी गई है आर्टिकल 76 के अंदर। उसी के अंदर आर्टिकल 76 के क्लोज 2 में यह कहा गया है कि ये ड्यूटी होगी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की कि वो गवर्नमेंट को एडवाइस करेगा लीगल मैटर्स पर और परफॉर्म करेगा अपनी ड्यूटीज को अपने लीगल कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए। और इसी के साथ साथ अगर टाइम टू टाइम उन्हें कोई असाइनमेंट दिया जाता है या उन्हें कोई काम दिया जाता है जो प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है तो वो भी इन्हें करना होगा। अब देखिए, अटॉर्नी जनरल जो है इनका बेसिकली काम क्या होता है कि ये अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज करें, उसके अपने फंक्शंस पर काम करें जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर निहित है, जिनमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल ये काम करेंगे, तो ये वो काम करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए। इसी के साथ साथ अगर कोई कानून बनाया गया है जिसके अंदर अटॉर्नी जनरल के लिए भी कुछ क्लोज रखे गए हैं कि उन्हें इससे संबंधित भी काम करने हैं, तो उसके बारे में भी इन्हें अपना जो समय है, जो काम है वो करना रहेगा कि कोई भी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग अगर फोर्स में है, अगर उस समय वो लागू है तो इन्हें वो भी फॉलो करना होगा। अब इसी के अंदर आर्टिकल 88 के अंदर ये कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है इनके पास राइट है कि ये टू राइट टू स्पीक इन प्रोसीडिंग्स, ये किसी भी हाउस के अंदर बोलने का अधिकार रखते हैं, किसी भी जॉइंट सिटिंग के अंदर ये बोलने का अधिकार रखते हैं, चाहे कोई पार्लियामेंट की कमेटी हो जिसके ये मेंबर चुने गए हैं उसके अंदर भी इन्हें बोलने का अधिकार है। ये लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों हाउसेज में इन्हें बोलने का अधिकार है। लेकिन ये किसी भी हाउस में इन्हें वोट करने का अधिकार नहीं है। अब हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो हैं भारत के, वो थोड़े अलग हैं इंग्लैंड और यूनाइटेड स्टेट्स से अगर हम कंपेयर करें, क्योंकि इंग्लैंड और यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो अटॉर्नी जनरल होते हैं वो कैबिनेट के मेंबर होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अटॉर्नी जनरल को चुना जाता है। और ये कौन होते हैं, ये इन्हें कैसे चुना जाता है? देखिए, अटॉर्नी जनरल जो हैं वो होते हैं हमारे
उस पर बंदे को अटॉर्नी जनरल बनाया जाता है जो क्वालिफाइड होता है टू बी अपॉइंटेड अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लायक जो भी बंदा है, कोई इंसान है, और वो गवर्नमेंट की नज़रों में है कि ये गवर्नमेंट की इस ड्यूटी को बखूबी निभा सकता है, तो उसे अटॉर्नी जनरल अपॉइंट किया जाता है। ये कहा गया है आर्टिकल 76 के क्लोज 1 के अंदर कि अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, उन लोगों में से जो क्वालिफाइड हैं सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के। इसी के साथ साथ आर्टिकल 76 के क्लोज 4 में यह भी कहा गया है कि जो अटॉर्नी जनरल हैं उनका कोई टेन्योर का कोई टाइमिंग नहीं होती कि ये 5 साल तक अटॉर्नी जनरल रहेंगे या 4 साल तक रहेंगे। वो अपने ऑफिस को तब तक ही होल्ड करेंगे जब तक कि प्रेसिडेंट चाहते हैं। अगर प्रेसिडेंट चाहे तो किसी भी समय उन्हें उनकी पोस्ट से बर्खास्त कर सकते हैं, और इन्हें जो रेम्यूनरेशंस मिलेंगी, मतलब जो इनकी सैलरी होगी या उन्हें जो एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगे गवर्नमेंट के अंदर, वो भी डिसाइड करते हैं प्रेसिडेंट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है, क्योंकि देखिए अटॉर्नी जनरल जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड कोई भी जो पक्ष रखा जाता है कोर्ट के अंदर, उसे रखते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये किसी भी कोर्ट के अंदर जाकर अपनी दलील रख सकते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, स्पेशली इसके जो आर्टिकल्स हैं इससे रिलेटेड, जो इससे रिलेटेड कोई इश्यूज रहे हैं सुप्रीम कोर्ट्स के अंदर, या कोई पहले अगर इस तरह की कंट्रोवर्सी रही हैं, तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं हमारे बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए, जो हमारी स्टेट पीसीएस हैं। अब बात करते हैं थर्ड न्यूज़ के बारे में। तो देखिए आज पॉलिटी की जो न्यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा है। इस बार हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मान लीजिए कोई फैसला आता है जिसके अंदर 5 बंदों की एक बेंच ने फैसला दिया है, और वहीं उससे पहले या उसके बाद कोई 7 बंदों की बेंच बैठती है, 7 जजों की बेंच बैठती है, और वो कोई फैसला लेती है, तो इसके अंदर जो 7 जजों की बेंच ने फैसला लिया है वो सर्वमान्य माना जाएगा 5 जजों की बेंच के ऊपर, अगर दोनों फैसले अलग अलग हैं तो। इसके अंदर कहा गया है कि जो मेजोरिटी व्यू है ऑफ अ लार्जर बेंच विल प्रिवेल ओवर अ जजमेंट पास्ड बाय लेसर स्ट्रेंथ बेंच इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कि अगर कॉन्फ्लिक्ट रहता है तो जिस बेंच के अंदर ज़्यादा जज बैठे हुए हैं उनकी जो जजमेंट है उसको सही माना जाएगा। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर जिस बेंच के अंदर कम जज बैठे थे और उसकी जो जजमेंट रही है, अगर उस जजमेंट से जितने भी जो जज टोटल हैं उनमें ज़्यादातर जज की मेजॉरिटी उनसे एग्री करती है, उसके बावजूद भी अगर जो 7 जजों की जो बेंच है उन्होंने उससे विपरीत फैसला लिया है तो वही सर्वमान्य होगा और उसे ही सही माना जाएगा। अब इसके अंदर क्या बेसिकली कहा गया है, देख लिए। इन्होंने कहा है कि मान लीजिए कोई एक एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, किसी कोर्ट वर्डिक्ट के अंदर एक 7 जजों की बेंच बैठी है जिसके अंदर 4-3 मेजोरिटी व्यू के साथ कोई एक ओवर रूल यूनानिमस तौर पर किसी चीज़ को कोई फैसला लिया गया है। अब उसी के साथ साथ वो जो फैसला लिया गया है वो 5 जजों की बेंच के ऊपर लिया गया है, मतलब 5 जजों की बेंच ने कोई फैसला पहले लिया हुआ था, अब उसी बात पर दोबारा से सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई बहस छिड़ी और वो उसके ऊपर केस डाला गया, सुप्रीम कोर्ट के जजों को दोबारा फैसला लेना है। अब मान लीजिए कि वो 7 जजों की बेंच है, तो उन्होंने 4 जजों ने उसके फेवर में फैसला दिया, फेवर में मतलब जो 5 जजों ने फैसला दिया है उसके अगेंस्ट में फैसला दिया, और 3 ने भले ही अलग दिया हो, तो ये यूनिवर्सली माना जाएगा कि ये जो फैसला है ये फेवर में है। तो अगर वो कॉन्फ्लिक्ट में है इन 5 जजों के, तो ये 4-3 का जो रेशो है ये ही सही माना जाएगा, क्योंकि ये जो सुपीरियर बेंच है न्यूमेरिकली, क्योंकि इसके अंदर 7 जज बैठे हैं और इसके अंदर सिर्फ 5 जज बैठे हैं। अब इसे कहा जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंस, मतलब कि प्रीवियस डिसीजन जो है कोर्ट का वो विद इन डिफाइंड लिमिट्स रहेगा, और अगर प्रीवियस डिसीजन के अंदर ये रूलिंग न्यूमेरिकल सुपीरियर बेंच की आती है तो जो बेंच न्यूमेरिकली ज़्यादा सुपीरियर रहेगी उसका फैसला सर्वमान्य रहेगा, और ये कंसिडर कहे जाएगा एज अ थंब रूल, ताकि जो लॉ के अंदर स्टेबिलिटी है वो बनी रहे। इसी के साथ साथ इसके अंदर आर्टिकल 145 में ये कहा गया है कि कोई भी जजमेंट जो डिलीवर की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विदाउट जो मेजॉरिटी ऑफ जजेस हैं उनकी कॉन्करेंस के अलावा, मतलब अगर वो उससे सहमत नहीं हैं किसी भी केस की हियरिंग के अंदर,
अब देखिए इसका बेसिकली मतलब क्या है, इसके अंदर क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि मान लीजिए कोई हियरिंग चल रही है किसी केस की, तो उसके अंदर जो जजेस बैठे हैं, अगर उनका कोई एक कॉन्करेंस, एक मेजोरिटी का फैसला नहीं आता है, तो इस तरीके के फैसले डिलीवर नहीं किए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो इसके अंदर मान लीजिए 3 जजों की कोई बेंच है, तो और वो किसी एक फैसले पर नहीं आ पा रहे हैं, मेजोरिटी नहीं बना पा रहे हैं कि तीनों जो है एक ही चीज़ के लिए मान जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि जो जज है वो अपनी एक अलग जजमेंट नहीं दे सकते, ये डिलीवर नहीं कर सकते, अपने विचार नहीं रख सकते। क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितने भी जो जजों की बेंच बैठी जाती है वो या तो 3 होंगे या 5 होंगे या 7 होंगे या 9 होंगे, ये बेसिकली ओड नंबर में ही रहते हैं। उसका कारण क्या है कि मान लीजिए किसी केस की हियरिंग चल रही है और 2 जज जो हैं वो फेवर में हैं और एक फेवर में नहीं है, तो ऐसे में ये जो इसका जो फैसला आएगा वो आएगा मेजोरिटी को ध्यान में रखते हुए, जो 2 जज किसी चीज़ के लिए किसी केस में उसके फेवर में हैं। तो ये ओड संख्या के अंदर ही हो सकता है। अगर इसे हम इवन कर दिया जाए, मान लीजिए 4 जज बैठे हुए हैं, अब 2 फेवर में है 2 फेवर में नहीं है, तो ऐसे में तो फैसला ही आना मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए ये ओड में ही रहते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इन आर्टिकल 145 कि अगर कोई मेजोरिटी जजेस की जो है किसी पर्टिकुलर एक फैसले के लिए वो तैयार नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई जो जज है अगर उसकी 2 जजों से भिन्न कोई उसकी जजमेंट है तो वो उसे नहीं बताएगा या उसे डिलीवर नहीं करेगा, वो उसके बारे में उसको डिलीवर करेगा और उसे बताएगा, उसे इस चीज़ से प्रिवेंट नहीं किया गया है। अब ये जो टॉपिक्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि जो जजमेंट्स पहले दी गई हैं 5 जजों के द्वारा और जो इस तरीके से प्रिवेल की गई हैं, या कोई 7 जजों की बेंच पहले बैठी हुई है, उन्होंने कोई और डिसीजन दिया है और इस बार कोई और डिसीजन दिया गया है, तो इस तरह के जो केसेस हैं, जो इससे पहले कोई भी हियरिंग इस तरीके की हो रखी है, वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट डाउन जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।